हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप के ऊपर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिसको मैं सीक्वेंस में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत कहां से हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्सेप्ट आया कहां से? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षणात्मक बिजली क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के बारे में। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीजों को इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज एक एक चीज को अपन सब हेडिंग लगा करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, जिसे आप विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। विद्युत आवेश, और टॉपिक का नाम है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में आप इसे कहेंगे घर्षणात्मक बिजली। घर्षणात्मक बिजली, क्लियर? अब अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, घर्षणात्मक बिजली की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, घर्षणात्मक बिजली, इसके डेफिनेशन की बात करें तो उससे पहले अपन एक फोटो देख लेते हैं। यहां पर आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। आपने बचपन में ऐसा किया होगा कि आपने स्कूल के अंदर जो स्केल होती है, जिससे अपन सीधी लाइन खींचते हैं, उसको आपने अपने बालों में ऐसे रब किया होगा जोर से, और फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े टेबल पे रख के उसके पास जब लेके गए तो वो पेपर के टुकड़े उस स्केल के साथ चिपक गए। और जिस बच्चे के जो बाल हैं वो ज्यादा सूखे हैं, ड्राई हैं, उसके बालों पे ऐसे रगड़ करके, और जब आपने उसको किया, पेंसिल के छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, वो अपन छीलने की वजह से जो कचरा निकलता है, उस कचरे को भी चिपकाया जा सकता है, छोटे छोटे पेपर को चिपकाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी भी रॉड को, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है मेरे पास, प्लास्टिक का रॉड, ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और एक कपड़ा है मेरे पास में अनचार्ज, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने जब इस कपड़े के ऊपर इस प्लास्टिक के रोड को जोर से रब किया, तो रब करने पर, ये यहाँ पे रब किया जा रहा है, जब इसको रब किया जोर से और रब करने के बाद देखा तो ये जो रॉड है प्लास्टिक का, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कपड़ा है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब घिसा गया, रब किया गया, तो ये एक्सपीरियंस किया गया कि वो ऑब्जेक्ट कुछ कुछ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। इस चीज के बारे में बहुत सालों पहले जब पढ़ाई हुई, डिस्कस हुआ, तो उसको आगे चल करके नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी घर्षणात्मक बिजली। यहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। अभी अपन ने इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिखा है, ये आज के समय में जाकर के हमने डिफाइन किया है। पहले के समय में तो ये जो है वो चार्ज के नाम से डिफाइन नहीं था, तो हम इसको घर्षण की वजह से यहाँ पर जो है ये चार्ज उत्पन्न हो रहा था, तो इसे घर्षणात्मक बिजली के नाम से जो है वो जाना जाता था। अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें कि यार इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है सर, इसकी परिभाषा जो है वो क्या हो सकती है, तो चलिए अपन इसकी परिभाषा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको परिभाषा जो है वो लिखवाऊंगा। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस। रब्ड सब्सटेंस मतलब अभी हिंदी भी लिखेंगे वैसे, जो घिसे गए या फिर जो रगड़ खाए हुए सब्सटेंस हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स
जैसे वो कागज के टुकड़े हुआ, पेंसिल का कचरा हुआ, लाइट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उन सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तो क्लास होगी होगी, साथ ही साथ उसको समझाने के लिए जो बेसिक पार्ट है वो भी हम क्लियर करेंगे। जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग तो ये है, मगर अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी शुरुआत पता होनी चाहिए हुई कहां से, ताकि हम इस सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर सकें। क्लियर? तो इसको क्या कहा गया? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी के अंदर अपन इसको लिखेंगे साथ ही साथ में, ये जो अपन ने लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस, इसका मतलब ये कि रगड़ खाए हुए पदार्थों का क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट, वो आकर्षित करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट, हल्के फुल्के जो है वो वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो अपन हिंदी में लिख देते हैं, रगड़ खाए हुए, ऐसे लिख दीजिए, खाए हुए पदार्थों का वह गुण जिससे वह हल्के ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, तो हल्के वस्तु लिख सकते हैं, जिससे वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, करती है, विद्युत कहलाती है। थोड़ा हिंदी में लिंग का ध्यान रखना पड़ता है। रगड़ खाए हुए पदार्थों का वह गुण जिससे वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है या करता है। अब यहां पर जो है वो अपन इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर करती है लिखा है, और गुण के रेस्पेक्ट में अपन को करता है लिखना चाहिए, तो अपन विद्युत कहलाता है लिख देते हैं एक बार को, वरना सेंटेंस हिंदी में अच्छे से नहीं बन पाएगा। विद्युत कहलाता है, ठीक है, विद्युत कहलाता है। ये फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा। अपन हर एक पॉइंट को अंग्रेजी में भी लिखेंगे और फिर साथ ही साथ अपन हिंदी में भी लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिसिटी developed by friction is called frictional electricity। घर्षण की वजह से उत्पन्न बिजली को घर्षणात्मक बिजली कहा जाता है। घर्षणात्मक बिजली कहा जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको साथ साथ में थोड़ा सा कॉपी भी कर लें, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देखकर लिख सकें। क्लियर?
चलिए अब यहां पर बात करते हैं अपन हिस्ट्री की, थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का इतिहास, आवेश का इतिहास। विद्युत आवेश का इतिहास। इतिहास में अपन कीवर्ड्स लिखेंगे, मतलब अपन डिटेल में थ्योरी नहीं, क्योंकि ये इतना आपके एग्जाम में तो आना नहीं है, मगर आपके थोड़ा सा सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के हिसाब से जो है वो मैं ये चीज कवर करा रहा हूं। तो 600 बिफोर क्राइस्ट की बात है। अब देखो ये जो चीजें हैं, ये इस वक्त ना तो आप जिंदा थे ना हम जिंदा थे, तो हो सकता है कि ऐसी चीजों को जो है वो इतिहासकार ने जब लिखा, और चूंकि ये चीजें बताने वाले भी जो है वो पश्चिमी इतिहासकार यानी कि विदेशी थे, और इसकी खोज भी विदेश में ही हुई है, भारत में हुई नहीं है, तो वो अपनी व्याख्या या अपना बखान करने के लिए इस चीज को जो है वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ये आपको हमें पता है, मगर हमें इसको जस्ट बस दिमाग में ऐसे रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो 600 बीसी की बात है। तब वहां पर जो है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए थे, थेल्स ऑफ मिलिटस। थेल्स ऑफ मिलिटस। तो ये जो मिलिटस है ये जगह का नाम है, वहां के जो वैज्ञानिक थे वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस, थेल्स ऑफ मिलिटस, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। क्या? उन्होंने अंबर की रोड को वूलन क्लॉथ के ऊपर जब आपने रब करवाया, तो अंबर की रोड रब ऑन वूलन क्लॉथ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अंबर की रोड को जब वूलन कपड़े के ऊपर ऐसे रब किया गया, अंबर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है, तो अंबर की रॉड को जब उन्होंने रब किया वुलन क्लॉथ के ऊपर, तो उस अंबर की रॉड के आसपास जो हल्के फुल्के, जैसे मान लो कोई सूखे पत्ते या फिर कोई भी सूखा कचरा ऐसा, तो उसको उसने क्या किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले उन्होंने खोजा। अब जब उन्होंने खोजा तो इसके बारे में फिर आगे भी कुछ किया होगा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस इसको ऑब्जर्व किया और जिंदगी भर इसको ऑब्जर्व करते रहे, मतलब इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ तो साफ साफ लग रहा है कि इन्होंने अपनी जो है वो गाथा का बखान करने के लिए इसको ग्रीक से जोड़ा गया, और अंबर की रोड का ये एग्जाम्पल जो है वो उसमें साथ में ऐड किया गया है। यहाँ पर अपन इतना ही, बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अंबर अट्रैक्ट्स लाइट पार्टिकल्स लाइक डस्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद इस पे खोज कब हुई सर? फिर इसके बाद भाई साहब सालों बीत गए, सालों बीत गए। 1600 एडी, 1600 एडी में जाकर के एक वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट करके, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी द मैग्नेटे। अब ये वर्ड जो है वो अपना प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, है ना, तो उन्होंने जो है वो विलियम गिलबर्ट ने एक सिस्टमेटिक स्टडी किया अंबर की रॉड के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम गिलबर्ट। उन्होंने स्टडी किया, सिस्टमैटिक स्टडी किया, और सिस्टमैटिक स्टडी करके उन्होंने बुक लिखा, और बुक का नाम था डीई मैग्नेटे, MAGNET, डी मैग्नेटे। ठीक है, इस
को अंग्रेजी में कहा गया ऑन द मैग्नेट, इसका नाम अंग्रेजी में है ऑन द मैग्नेट। तब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया, मैग्नेट और ये सब कुछ। उन्होंने अपनी बुक में फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया इलेक्ट्रिका। ये जो हम आज के समय में या आप आगे चल करके अपने पूरे जीवन भर में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी इलेक्ट्रिक वाले वर्ड पढ़ोगे उसके पीछे का कारण ये है, यहां से जो है वो इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति होती है। ये जानना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी भी है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है अपन सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते हैं और हमें एक डाउट मन में आ जाता है, यार ये इलेक्ट्रिक वर्ड ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अगर पता हो तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्लियर? तो उन्होंने ऐसे सभी सब्सटेंस को एक वर्ड से पुकारा जिसका नाम रखा इलेक्ट्रिका। कॉल्ड ऑल सब्सटेंस लाइक अंबर। क्या नाम लिखा उन्होंने? इलेक्ट्रिका। और यहीं से हमने ये वर्ड उठाया है और यहीं से सारे वर्ड बने हैं। फिर इसी के बाद सारे वर्ड जो है वो बने हैं। ठीक है? और ये जो अंबर की रॉड है इसका ग्रीक नेम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इन्होंने इस वर्ड को यूज किया इलेक्ट्रिका। और अंबर की जो रॉड है उसका जो ग्रीक नेम है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये वाला नाम है, ईसी नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। और यहीं से we use all words like electric charge, electric field, electric current, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे शब्द यहीं से आए। मुझे नहीं लगता इस चीज की हिंदी की आपको आवश्यकता होगी। थेल्स ऑफ मिलेटस, ग्रीक साइंस, इसकी हिंदी की जरूरत नहीं है। अंबर रॉड रब ऑन वुडन क्लॉथ, यानी अंबर की रॉड को वुडन क्लॉथ पे जब रगड़ा गया, ठीक है, तो अंबर की रॉड अट्रैक्ट करने लगती है लाइट फेदर्स को, यानी अंबर रॉड आकर्षित करती है ना। मैं कुछ कुछ वर्ड्स की हिंदी लिख देता हूं। आकर्षित करती है क्या? लाइट पार्टिकल्स, हल्के कणों को, हल्के कणों को अंबर की रॉड आकर्षित करने लग जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 1600 AD में विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया, एक बुक लिखा दे मैग्नेटिक, जिसका नाम था ऑन द मैग्नेट। इस किताब में उन्होंने उन सभी सब्सटेंस को जो अंबर के जैसे हैं उनको नाम दिया इलेक्ट्रिका, जो अट्रैक्ट करते हैं फेदर्स को। और अंबर की रॉड को भी ग्रीक में इलेक्ट्रॉन वर्ड से पुकारा जाता है, इसीलिए सारे शब्द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ही निकल करके इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी यहीं से बना है, इलेक्ट्रॉन भी वर्ड यहीं से बना है। फिर इसी के पीछे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ट्रॉन वर्ड भी अपन ने फिर वहीं से ही उठाए। समझ में आगे बात? ये यहां पर अपना हिस्ट्री वाला, इतिहास वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे मुद्दे की, जिसके लिए अपन ने टॉपिक शुरू किया था। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या है साहब। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हिंदी में आप इसे कहेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, देखिए इसको समझते हैं। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या? इंट्रिंसिक का मतलब पहले से उपस्थित, पूर्व उपस्थित प्रॉपर्टी होती है। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो 5-10 साल का हुआ, तो वो बच्चा ऐसा है कि वो मतलब पढ़ाई में इतना मेधावी है कि उसको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसके सब्जेक्ट का, वो तुरंत जवाब दे देता है। तो ये क्या उसके अंदर
जन्म होने के बाद किसी ने फीड किया है? नहीं। वो बच्चा ऐसा है कि वो जन्म से मेधावी, शुरू से उसमें वो प्रॉपर्टी। अच्छा, वो बच्चा जो है, उस बच्चे को मान लीजिए कि मतलब उसको शुरुआत से वो राइट हैंड से लिख रहा है, तो उसने शुरू में कलम ही राइट हैंड से पकड़ी है, तो उसमें वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इंट्यूशन से सिस्टम ऐसा ही था कि उसको राइट से लिखने पे ही जो है वो सब कुछ चीजें समझ आ रही थी, लेफ्ट से वो लिख नहीं पाता था। कोई भी ऐसी चीज जो इंट्रिंसिक यानी पहले से उपस्थित होती है उस चीज के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, जैसे हम कह रहे हैं यार इसको हर बात पे गुस्सा आता है, वो उसको 25 साल से मैं देख रहा हूं, मेरा दोस्त बचपन से, उसको हर बात पे गुस्सा आता है, वो गुस्सेल प्रवृत्ति उसमें इंट्रिंसिक है शुरू से, उसको किसी ने ऐसा गुस्सेल बनाया नहीं है, वो जन्म जाती ऐसा है कि उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और वो जल्दी शांत भी हो जाता है। तो वो चीज जो किसी भी मटेरियल में शुरुआत से है, जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर विद्युत का अच्छा चालन करता है, जबकि जो अपना इस एल्यूमिनियम का वायर है उसका चालन थोड़ा कम रहता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जन्मजात प्रॉपर्टी कॉपर मटेरियल के अंदर शुरुआत से ही ऐसी प्रॉपर्टी रही है, वो पहले से ही ऐसा है कि वो चालन अच्छा करता है और एल्यूमिनियम नहीं करता है। तो वो प्रॉपर्टी जो शुरू से होती है, जन्मजात होती है, जब से वो एग्जिस्टेंस में आया है तब से होती है, उसको वर्ड यूज किया जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी फिर अपन ने ये डेफिनेशन इस्तेमाल करी। क्या डेफिनेशन इस्तेमाल करी अपन ने? क्या डेफिनेशन इस्तेमाल करी? इलेक्ट्रिक चार्ज इन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन, हिंदी भी लिखेंगे, अभी चिंता मत करो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब पहले से उपस्थित, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मेटल्स, ऑफ मैटर, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हम यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे जुड़े हुए फील्ड की। अच्छा, इस फोटो का इस्तेमाल अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जब मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताऊंगा तब बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक्चुअल में वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की जो मैटर में होता है। उससे क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू, देखो डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, मगर इसको जब समझोगे ना तब आपको ये याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझने का खेल। विच गिव्स राइज टू क्या? अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों प्रॉपर्टीज उस मटेरियल के अंदर आती है। विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, हिंदी लिखते हैं इसके। विद्युत आवेश पदार्थ के, पदार्थ मतलब मैटर के, पदार्थ के मूल कणों का आंतरिक गुण होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल।
मूल कणों का आंतरिक गुण होता है। मूल कणों का आंतरिक गुण होता है विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भिन्न 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 वस्तुओं के मध्य, अब जैसे मैंने उस रॉड को रब किया तो वो रॉड छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है, तो कागज का टुकड़ा एक अलग जो है वो वस्तु है, ये रॉड एक अलग वस्तु है, इन दोनों के मध्य आकर्षण पैदा हुआ जिसकी वजह से वो कागज चिपक गए। तो ये आकर्षण किसकी वजह से पैदा हुआ? इस चार्ज की वजह से पैदा हुआ। इसीलिए अपन ये लिख रहे हैं। पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे, जब समझेंगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वस्तुओं के मध्य विद्युत बल को जन्म देता है, विद्युत बल को जन्म देता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा हुई। सेकेंड पॉइंट अपन यहां पर और लिखेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती, अदिश राशि होती। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने परिभाषा लिख दी और इसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की विमा क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को नापा किसमें जाता है। जैसे हम हमारा वजन किलोग्राम में नापते हैं, हम वेट मशीन में सब्जियां लाते हैं किलोग्राम में लाते हैं, दूध हम लीटर के अंदर मेजर करते हैं, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो हम उसको किसी ना किसी चीज में नापते हैं। तो वैसे ही चार्ज को किस में नापा गया, मैं कैसे कह सकता हूं कि चार्ज कम है या ज्यादा है। तो इसके लिए फिर अपन अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे जिसका नाम है यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका नाम है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की इकाई या आवेश की इकाई, आवेश की इकाई क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आवेश की इकाई, आवेश की इकाई, आवेश की इकाई किस में नापता है। तो देखो चार्ज एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, इसे मापा जाना संभव नहीं है। तो फिर सर अभी आपने हेडिंग क्यों लगवाया यूनिट ऑफ चार्ज। हमने कहा कि किसी एक पार्टिकल पे जो चार्ज है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं 1 किलोग्राम कहूं, तो 1 किलोग्राम को नापना आसान है, मगर 1 किलोग्राम के अंदर किलो शब्द यूज किया गया है। किलो का मतलब होता है 10⁻³ बेसिक जो यूनिट है वो तो ग्राम है। 1 ग्राम को नापना कितना मुश्किल है। आपके घर में 1 ग्राम का कोई मिलेगा वजन का ऐसा इक्विवेलेंट? नहीं मिलेगा। आपके घर में मिनिमम जो है वो बाजार में 50 ग्राम का आता है, 50 ग्राम का आता है, फिर 100 ग्राम का जो सब्जी वालों के पास होता है, फिर 250 ग्राम का आता है, फिर 500 ग्राम का आता है, फिर 1 kg, फिर 2 kg और फिर 5 kg। ऐसे दुकान वालों के पास मिलता है। 50 ग्राम वाला तो कोई रखते ही नहीं, पत्थर रखते हैं लोग, पत्थर को तोल करके और उसको यूज करते रहते हैं। आधे किलो का भी लोग पत्थर यूज करते हैं, उसमें भी चोरी कर लेते हैं इस वजह से। तो ये, या फिर जिसके पास बाट खरीदने के पैसे नहीं हो तो वो क्या करता है, किसी से आधा किलो का इक्विवेलेंट पत्थर तुलवा लेता है, फिर उस पत्थर से तोलता रहता है भाई। तो ये जो चीज है आवेश, अब 1 ग्राम जैसे बहुत छोटी वैल्यू, वैसे आप अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज एक बहुत सूक्ष्म मान है, उसको मेजर करना मुश्किल है। तो हमने फिर क्या किया, हमने कहा कि इसकी एक बड़ी यूनिट बनाओ। जैसे वजन के लिए हम ज्यादातर किलोग्राम वर्ड ही यूज करते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो, हम कभी ग्राम में बोलते हैं क्या? नहीं। तो किलोग्राम क्या एक बड़ी यूनिट है, वैसे ही हम चार्ज के लिए एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कि भैया चार्ज अपने आप में एक बहुत सूक्ष्म मान है, तो इसकी एक बड़ी यूनिट यूज करते हैं और इसकी बड़ी यूनिट का नाम दिया गया कूलाम। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, हम यहां पर ये बात करेंगे कि भैया
इलेक्ट्रॉन जो है, अब सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसी चीज को अपन अभी समझेंगे, चिंता नहीं करें, बिल्कुल अभी इसी चीज को भी समझेंगे। पहले अपन यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन the charge on electron is so small, electron is so small that इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, it is not convenient to select it as a unit of charge, that it is not convenient to take charge on electron as unit of charge। देखो पहले ये पॉइंट लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि एक कूलाम कैसे बना। आपको ये बहुत बेसिक है, 11वीं 12वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि हम या 10th क्लास में भी आ जाता है ये चीजें, तो 9 10 में भी साइंस में आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका यूनिट चार्ज होता है, मतलब इसका यूनिट जो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। मगर ये कूलाम आया कहां से? एक कूलाम का वैल्यू जो है वो, जो भी वैल्यू अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी वैसे मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें तुम्हें लिखवा रहा हूं। तो जो भी एक कूलाम चार्ज का वैल्यू है वो आया कहां से, कैसे आया वो, उसके लिए अपन यहां पर थोड़ा बेस बना रहे हैं। हमने यहां पर क्या लिखा कि किसी इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ये लिख दे रहा हूं ताकि बार बार पुराने लिखने पड़े, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कम होता है कि इसे चार्ज की इकाई के रूप में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो फिर हमने कहा कि सर फिर चार्ज की यूनिट क्या माने, तो हमने कहा कि चार्ज की यूनिट एक कूलाम कंसिडर करते हैं, चार्ज की यूनिट को बोलेंगे अपन कूलाम। तो ये सर कहां से आया उसी के बारे में चर्चा करेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज, इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन बना हुआ है, एक संघ बना हुआ है जो एक यूनिट सिस्टम बनाता है, एक इकाई का सिस्टम बनाता है, जिसे SI यूनिट कहते हैं। ये 7 SI यूनिट्स हैं जो पूरे विश्व में सेम चलती है, कि वजन को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, है ना, आप क्वांटिटी को मोल में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या अपने लाइट जो होती है उसको कैंडला में मेजर करेंगे, है ना, इसके अलावा समय को सेकंड में मेजर करेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो है वो पहले से, अपने करंट को जो है वो एम्पियर में मेजर किया जाएगा। ये सभी जगह कॉमन रखा गया ताकि एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करे तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर कर सकेगी। भैया 5 किलो, हाँ भाई मेरे को पता है 5 किलो क्या है, क्योंकि उसको नियम बना रखा है कि भैया हम वस्तुओं को खरीदेंगे बेचेंगे तो किलोग्राम में, लंबाई मेजर करेंगे तो सब मीटर में करेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी यूनिट यूज करेंगे। तो मैंने कहा 5 मीटर का पैसा 5 करोड़ है, उसके लिए वो 5 मीटर जो है वो 2 मीटर के बराबर है। वो कहेगा मैं 2 मीटर का पैसा 5 करोड़ क्यों दूं। तो इस वजह से क्या है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया। तो ऐसा यूनिट के अंदर चार्ज को भी इंक्लूड किया गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, 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 ठीक है। और इसको डिनोट किया गया सी से, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। आवेश का
SI यूनिट कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, C से। अब हमने कहा सर ये गुलाम है कौन, राज पर से पर्दा तो उठाओ। तो हमने कहा एक गुलाम का मान 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा। अब आप सोचो 10⁻16 किसको कहते हैं? 10⁻16 सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 10⁻16 625 लिखो और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो लगाओ। इतने इलेक्ट्रॉन जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो उन पे जो टोटल चार्ज आएगा वो 1 कूलाम के बराबर होगा। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, हेंस इसीलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम में इतना चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो इसमें भाग दे दूं 1/625 इंटू 10⁻16। तो ये जो आप पढ़ते हो ना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पढ़ते हो ना आप 1.6 इंटू 10⁻19 पढ़ते हो ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो वैल्यू याद करते हो वो यहां से आती है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम है। अब देखो ना यार 10⁻⁻19 कितना छोटा चार्ज है, तो मैं इस वैल्यू को स्टैंडर्ड नहीं ले सकता था यार, इतनी छोटी वैल्यू को अपन यूनिट कैसे माने। तो हमने कहा कि थोड़ी बड़ी बनाते हैं यूनिट, तो हमने कहा कि 625। अब ये जन वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया, उन्होंने किया, आप और हम तो सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मिलेंगे तो उनपे जो टोटल चार्ज आएगा उसको उन्होंने नाम दिया 1 कूलाम। तो 1 कूलाम इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम चार्ज होगा, तो इसका भाग लग गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं अपन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस एटम के स्ट्रक्चर में ये जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस में। ये बाह्य कक्ष में घूमते रहते हैं, और एक बोतल गिर गई थी भाई। तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब नाभिक जो होता है सेंटर, इस नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए एक एटम जो है, ये जो एटम है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन। और जो न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। नाम इसीलिए तो न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों को मिला लो, जीरो हो जाता है चार्ज। तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर अगर है तो इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब अगर मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो होगा क्या, पॉजिटिव आयनों की संख्या हो गई ज्यादा और नेगेटिव आयनों की संख्या हो गई कम। तो पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दो तीन कंडीशन जो है वो अपन यहां पर लिखना चाहेंगे, ये 2-3 कंडीशन अपन यहां पर लिखना चाहेंगे।
ठीक है। और इस चीज को अपन लिखेंगे, इस चीज को अपन लिखेंगे एक सब हेडिंग बना करके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत की प्रकृति, विद्युत की प्रकृति। ये जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, इसका हेडिंग है विद्युत की प्रकृति, कहते हैं इसको तो वैसे प्रकृति। प्रकृति अपन शुरुआत से थोड़ा अपभ्रंश तरीके से ही पढ़ते हैं इसको, तो प्रकृति की जगह प्रकृति बोल दिया, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है वो नेचर में इलेक्ट्रिकल है। अब देखो इलेक्ट्रिकल वर्ड कहां से है वो अपन पता कर चुके हैं, तो बार बार इस चीज पे चर्चा नहीं करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या आता है, पहला पॉइंट आता है कि कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर जो है, पदार्थ जो है, मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कोई भी पदार्थ ले लीजिए प्रकृति के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल प्रवृत्ति का होता है। मतलब क्या है सर इसका, दैट इज इट कंटेन्स, ये इसी फोटो के माध्यम से, ये जो वैज्ञानिक हुए, रदरफोर्ड हुए, बोर थ्योरी हुई, अलग अलग थ्योरीज आप अपने अलग सब्जेक्ट, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है या आपके जो अदर सब्जेक्ट है सेमेस्टर के अंदर, उसमें आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि भैया हाँ नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो वो वहां पर आप संरचना वाला पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। हम इस चीज में से, हमारा काम की चीज है चार्ज, उस चार्ज से, चार्ज के रेस्पेक्ट में अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कोई भी मैटर पदार्थ या कोई भी जो मैटर प्रकृति में अवेलेबल है, पदार्थ प्रकृति में अवेलेबल है, वो नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। दैट इज, इस आई डॉट ई को कहते हैं दैट इज इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी पदार्थ प्रकृति में इलेक्ट्रिकल नेचर का है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स उपस्थित हैं। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो पार्टिकल्स सर दो होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है सर न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है भाई, चार्ज जो था पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चार्ज से ही तो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी निकला था। तो हमने कहा कि अगर मैं बिजली की प्रकृति की बात करूं, तो कोई भी पदार्थ जो है उसका नेचर, उसकी प्रकृति विद्युतीय प्रकृति होती है। हर पदार्थ की प्रकृति विद्युतीय प्रकृति होती है, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स विद्यमान है। हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे ही होंगे। तो हर पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसमें विद्युतीय प्रकृति होगी, विद्युतीय प्रकृति होगी। समझ में आई बात। इसकी हिंदी लिख लेते हैं अपन। ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। पदार्थ विद्युतीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें विद्युत के कण प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पे, बस पोलैरिटी का फर्क होता है। तो अपन यहां लिख देते हैं
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये अपन ने बात लिख ली। अब ये इसकी तो हिंदी कोई जरूरत है नहीं। अब यहां पर अपन ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब नकारात्मक आयन जो है वो ज्यादा है और पॉजिटिव आयन कम है और नेगेटिव आयन ज्यादा है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है तो हम इसको कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सारी चीजें आपका बेसिक बना रही है, नेगेटिवली चार्ज। और अगर इसका उल्टा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए, तो इसे पॉजिटिवली चार्ज्ड कहा जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा। तो चार्ज से रिलेटेड अपन ने जो टर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द टर्म्स हैं, वो सारी की सारी अपन ने कवर कर ली। चार्ज से रिलेटेड अपन ने सारी की सारी टर्म्स कवर कर ली। समझ में आ गई बात? चलिए, अब अपन बात करेंगे लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का गुणधर्म क्या होता है, चार्ज का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिविटी, एडिटिविटी का मतलब क्या है? एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी चार्ज, मान लीजिए किसी जगह पर Q1, Q2, Q3 ऐसे चार्ज उपस्थित हैं, तो अगर ऐसे चार्ज उपस्थित हैं तो उस जगह पर अगर टोटल चार्ज पूछ लिया जाए तो सभी चार्ज को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। सभी चार्ज को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। थोड़ी सी जगह बनाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी है ना, योगात्मकता का प्रॉपर्टी। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज algebraic sum of charge. Total charge on the system is algebraic sum of charge located in the system. Algebraic sum of charge located in system. हिंदी में लिख लेते हैं, सिस्टम का कुल आवेश सिस्टम में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होता है।
बीजगणितीय योग होता है। ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होगी। दूसरा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब सर इस चीज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल चार्ज सिस्टम का होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। टोटल चार्ज ऑन सिस्टम is integral multiple of charge, integral multiple of charge। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, किस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन क्वांटम चार्ज कह सकते हो या बेसिक चार्ज, यानी कि वन कूलाम का बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल हिंदी में लिख सकते हैं कुल आवेश जो भी होता है, कुल आवेश जो होता है सिस्टम में एक क्वांटम आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैं अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है यानी आपका आवेश जो है, जैसे मान लीजिए एक कूलाम है, तो एक कूलाम आवेश जो है वो 2 कूलाम ही होगा, वो 2.5 कूलाम नहीं होगा कभी। वो -3 कूलाम होगा, -3.6 कूलाम नहीं होगा कभी। तो ये समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस में, 1 2 3 4 5 6 माइनस में। ठीक है, और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो हेडिंग में आप नीचे ये जरूर, ये आगे ये जरूर जोड़ लीजिएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only transfer from one body to another. ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं चार्ज को न उत्पन्न किया जा सकता है व न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आई बात? जैसे ये एक बॉडी है, इस पर है 3 कूलाम चार्ज। अब ये एक बॉडी इसके पास में आई, इसके पास आई तो इसके पास जैसे मान लीजिए कि 2 कूलाम चार्ज आया, तो 1 कूलाम चार्ज इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास जाएगी। तो हो सकता है इस पे 1 कूलाम रहे, इस पे 2 कूलाम आ जाए, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। ऐसा नहीं हो कि इस पे 1.5 कूलाम और इस पे भी 1.5 कूलाम आ जाएगा, नहीं, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है।
तो चार्ज जैसे मान लीजिए कहीं 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है, इसमें चार्ज है प्लस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 1 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 3 + 1 - 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 कूलम चार्ज। इसका भी एग्जाम्पल हो गया, इसका भी एग्जाम्पल हो गया और इसका भी एग्जाम्पल हो गया। यहां पर आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और अगर आप इसी प्रकार से अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको चीजें बेसिक से एडवांस लेवल पर कराई जाए, कंप्लीट सिलेबस सिस्टमैटिकली हो, तो आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड इजी प्रेप ऐप नाउ। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन। अब अगर आप ये चाहते हैं कि SBT फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्ड कोर्स आपको एनरोल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको उत्कर्ष बैच मिल जाएगा। एक ऐसा बैच जहां पर आपको लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो क्लासेस आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। रेगुलर डाउट सेशन आपका होगा, VVI क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम के समय में, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का एक्सेस आपको मिलेगा, 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है। और ये कंप्लीट जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है बच्चे, ये आपको अभी ऑफर के अंदर सिर्फ 1999 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3199 में मिलेगा। वैसे ये 4999 का है, पर अभी आपको 3199 रुपए में मिलने वाला है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, करना है कि आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और अगर वहां पर आपको ये उत्कर्ष बैच नहीं मिलता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7014639318। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने डेमो लेक्चर भी पसंद किया होगा और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेंगे, और कोई भी समस्या होती है तो आप इजी प्रेप के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने SBT बिहार सेमेस्टर की तैयारी आपको वहीं से करना है जहां पर आपको एक्सपर्ट टीम अपने अनुभव के साथ बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रही है। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।